गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सीए रोहित आप सभी को अपने स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स के इस जर्नी में दिल से स्वागत करता हूं। तो ये मेरे यूट्यूब चैनल में पार्ट 4 है। इसका मतलब मैंने अभी तक 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो ज़रूर विजिट करें। पार्ट 4 स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक जनरल डिस्कशन करना चाहता हूँ। सपोज़ एक आईफोन है जिसकी कीमत 1 लाख रुपये है और एक दिन के लिए उसकी वैल्यू अगर 50% से घट जाती है तो आप क्या करोगे? मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग उसे ज़रूर खरीदोगे, ज़रूर बाय करोगे। अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप लोन लेके खरीदोगे या आप ईएमआई पे खरीदोगे, बट आप उस आईफोन को खरीदोगे ज़रूर। बट मेरे दोस्त, आईफोन या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एक डेप्रिसिएटिंग एसेट्स होती है। इसका मतलब समय के साथ साथ उसकी वैल्यू घटते जाती है। अगर आप उसे आज 50,000 में खरीदते हो और 2 या 3 साल के बाद आप उसे अगर सेल करने जाते हो तो डेफिनेटली आपको 50,000 से कम वैल्यू मिलेगा। आप 50,000 से ज़्यादा प्राइस पे उसे बेच नहीं पाओगे। बट मैं आपको एक बात बता दूं, निफ्टी पिछले कुछ महीनों से लगातार क्रैश कर रही है, जिसके वजह से हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में अच्छी अच्छी कंपनियों की जो प्राइसेस है वो मोर देन 50% से भी ज़्यादा गिर चुका है। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दोज कंपनी। तो सवाल है कि उन कंपनियों में इन्वेस्ट कैसे करें। इसके लिए आपको प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके उन कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं अपने इस जर्नी में आपको फंडामेंटल, टेक्निकल हर एक कुछ सिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले पार्ट्स में आपको सिखाया था, अलग अलग कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, पेनी कैप, 4 तरह की कंपनी होती है। निफ्टी के बारे में मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपको बताया, सेंसेक्स के बारे में बताया। तो अपने इस पार्ट में मैं आपको वेबसाइट के ऊपर ले चलूँगा, अलग अलग वेबसाइट के ऊपर ले चलूँगा और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट तरह से करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम खोलना है। इस पे आप गूगल क्रोम जैसे आप खोलोगे आपको एक वेबसाइट पे जाना है, screener.in। इस वेबसाइट के थ्रू मैं आपको बता दूं, इस वेबसाइट के थ्रू आप किसी भी कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। तो पहले आप इस पे लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे। मेरा ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, मैं लॉग आउट करके वापस से लॉगिन करके दिखाता हूँ। जब आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आप इसमें अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड मारोगे तो आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाओगे, या डायरेक्ट आप सिंपली लॉगिन यूजिंग गूगल के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो, जिसमें आपके जीमेल आईडी को ये ऑटोमेटिक रीड कर लेगा। अब आपको किसी भी कंपनी को इस पे एनालाइज करना है तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाके उस कंपनी को आप सर्च करो और उसके एनालिसिस प्रॉपर तरीका से करो। चलो फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी लेता हूं, आईटीसी लिमिटेड। तो आईटीसी लिमिटेड का आज मैं फंडामेंटल एनालिसिस आपको सिखाने वाला हूं। मैं आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे इस कंपनी को सेलेक्ट किया है ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि किसी भी कंपनी को किस किस पैरामीटर के बेसिस पे, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे जज करते हैं, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी में अपने इन्वेस्ट करे या इन्वेस्ट नहीं करे। ओके, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि जैसे कि आईटीसी लिमिटेड मैंने यहाँ पे ओपन किया। अब आप देख सकते हो इसके बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइक मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्टॉक पीई, आरओसीई, ग्राहम नंबर, इंडस्ट्री पीई, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ओपीएम 5 ईयर, ईपीएस, करेंट प्राइस, बुक वैल्यू, आरओई, पेट्रोस्की स्कोर, प्रमोटर्स होल्डिंग, इस तरह करके कई फीचर्स इसमें ऑन है ऑलरेडी। अगर आप बिना लॉगिन किए इसको ओपन करते हो तो आपको कुछ फीचर्स हो सके तो ना मिले। तो जब आप आईटीसी कंपनी ओपन करोगे तो आपको इतने सब कुछ, ये सारी फीचर्स आपको दिखाई देगा। सवाल है कि इन फीचर्स के बारे में अगर आपको नहीं पता कि स्टॉक पी क्या होता है, इंडस्ट्री पी क्या होता है, आरओई का क्या होता है, तो आप कभी भी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते हो। द क्वेश्चन इज, क्या ये जानने के लिए हमारे पास फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंस बैकग्राउंड का? अगर आपके पास फाइनेंस बैकग्राउंड का नॉलेज, अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हो, आपके पास फाइनेंस की जीरो नॉलेज है, फिर भी मैं आपको एक एक पॉइंट्स इसमें क्लियर करूंगा, मैं आपको एक एक पॉइंट इसमें सिखाने वाला हूं। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं मार्केट कैपिटलाइजेशन से। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी कंपनी
अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन चार तरह के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, पेनी स्टॉक। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसे अपने लार्ज कैपिटलाइजेशन वाले कंपनी बोलेंगे, यानी लार्ज कैप कंपनी बोलेंगे। आप देख के बताओ, आईटीसी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वह है 5,12,114 करोड़, 5,12,114 करोड़। तो आप इसे लार्ज कैप बोलोगे या मिड कैप बोलोगे या स्मॉल कैप बोलोगे? डेफिनेटली आप इसे लार्ज कैप बोलोगे, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा है तो उसे अपने लार्ज कैप बोलते हैं। तो आईटीसी लार्ज कैप वाली कंपनी हो गई, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिखा दिया। अब हम चलते हैं इस पॉइंट पे कि किसी भी अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारे पॉइंट सीखने होते हैं। मैंने आपको अपने पार्ट 1 में सिखाया था कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या क्या सीखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना सीखते हैं, अलग अलग इंपॉर्टेंट रेशियो सीखते हैं, वैल्यूएशन सीखते हैं। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें या नहीं करें। तो सबसे पहले मैंने आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे बता दिया कि एक लार्ज कैप कंपनी है। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किसी भी स्टॉक को अंडर वैल्यूड बोलते हैं या ओवर वैल्यूड बोलते हैं, अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड बोलते हैं। अब मैं आपको स्टॉक पीई सिखाऊंगा एंड इंडस्ट्री पीई के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको अपने राइटिंग पैड के ऊपर लेके चलता हूँ। द क्वेश्चन इज कि अपने किसी कंपनी में कैसे, कब इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी भी अपने को ओवर वैल्यूड कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि ओवर वैल्यूड, अगर कोई कंपनी ऑलरेडी ज़्यादा वैल्यू की हो चुकी है और आप उसमें अगर इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि बहुत लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि जब वो देख रहा होता है कि कोई कंपनी की शेयर लगातार बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, तो वो क्या करता है, टॉप पे उस कंपनी को बाई कर लेता है। इसका मतलब एक कंपनी का शेयर अगर 300 रुपए की है और वो उसे देख रहा है कि 300 रुपए से ये शेयर बढ़ते 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 500 हो गया, अब वो बंदा क्या करेगा, सोचेगा कहीं मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दूं, मैं 500 पे खरीद लेता हूं, हो सके ये 500 से और 1000 चले जाए। और जैसे आप 500 पे उस शेयर को बाय करते हो तो क्या होता है, नीचे आ जाता है, ऐसे आपको लॉस हो जाता है। तो पहले अपने को वैल्यूएशन समझना पड़ेगा कि कब किसी कंपनी को बोलेंगे कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ओवर वैल्यू, अगर कोई कंपनी ओवर वैल्यूड हो चुकी है तो अपने उसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कंपनी ओवर वैल्यूड हो चुकी है और मार्केट में किसी भी तरह के एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं तो वो शेयर जरूर क्रैश करेगा। किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब अगर कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे वॉर हो गया, या उस कंपनी में किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि आप देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप के कई सारे स्पीचेस के वजह से पूरे वर्ल्ड के मार्केट क्रैश किए जा रहा है। वो जब तब आके टैरिफ बढ़ाने की घटाने की बात करता है, जिसके वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट एंड वर्ल्ड के सारे स्टॉक मार्केट काफ़ी दिनों से क्रैश किए जा रहे हैं। एंड यूक्रेन और रसिया का वॉर की वजह से भी हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। तो ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस है जिसके वजह से मार्केट क्रैश करता है। तो आपको किसी भी कंपनी के ओवर वैल्यूड होने पे उसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। द क्वेश्चन इज कि ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ये कैसे डिसाइड करें। सपोज ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी है जिसकी शेयर की प्राइस, एक कंपनी जिसकी शेयर की प्राइस 50 रुपीज़ है, बट एक कंपनी जिसकी शेयर की प्राइस 400 रुपीज़ है। आपको लग रहा है कि ये सस्ती कंपनी है, इसमें अपने इन्वेस्ट करते हैं, ये महंगी है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। प्राइस देख के अपने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि प्राइस से कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है ये पता नहीं चलता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कब किसी कंपनी को अपने बोलेंगे अंडर वैल्यूड है। इसके लिए एक पैरामीटर होता है, वो ये रहा। अगर किसी भी कंपनी का पीई इंडस्ट्री के पीई से कम है, उसके इंडस्ट्रीज के पीई से कम है, तो उस कंपनी को बोलेंगे कि वो उस कंपनी सस्ता है, राइट वैल्यूएशन पे वो कंपनी आपको मिल रही है, आपको बाई करना चाहिए। अगर किसी कंपनी का पीई उसके इंडस्ट्री के पीई से कम है
तब अपने बोलेंगे कि वो कंपनी राइट वैल्यूएशन पे मिल रही है। बट द क्वेश्चन इज ये पीई क्या होता है एंड इंडस्ट्री पीई क्या होता है, इस पे अपने डिस्कस करते हैं। तो पैरामीटर मैंने आपको बताया कि प्राइस अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री पीई से कम अगर होता है तो अपने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो द क्वेश्चन इज कि ये प्राइस अर्निंग क्या है, प्राइस पीई क्या होता है। पीई स्टैंड फॉर पी स्टैंड फॉर प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जैसे कि आप यहां पे देखो, अगर आपको पता चलेगा आईटीसी का जो पी है 25.8 है। आईटीसी का पी आप देख सकते हो, आईटीसी का पी 25.8 है और जबकि इंडस्ट्री पी 28.2 है। बताइए इसका पी 25.8 और इंडस्ट्री का पी जो है, आईटीसी का पीई जो है, एक मिनट वेट, आप देख सकते हो कि आईटीसी का पीई जो है वो 25.8 है एंड इंडस्ट्री पीई 28.2 है। तो बताइए इसका पीई क्या इंडस्ट्री के पीई से कम है या ज़्यादा है? ऑब्वियसली कम है। आईटीसी का पीई इंडस्ट्रीज के पीई से कम है। इसका मतलब आईटीसी अभी अंडर वैल्यूड है, अभी अंडर वैल्यूड है। मतलब इसको वैल्यूएशन के बेसिस पे बोल सकते हैं कि आईटीसी कंपनी का जो शेयर है वो सस्ते दाम पे मिल रही है अपने को, क्योंकि पीई इंडस्ट्री के पीई से कम है। एक और पैरामीटर होता है जो मैं आपको बताता हूं, फिर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि वो चीजें है क्या। वन मोर थिंग, प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू आपको दिख रहा होगा 6.8 है। अगर किसी कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 3 से ज़्यादा होता है, 3 से ज़्यादा होता है तो अपने उसको ओवर वैल्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 6.8 है, यानी 3 से ज़्यादा है तो ये ओवर वैल्यूड है। तो एक क्राइटेरिया के बेसिस पे ये अंडर वैल्यूड है, यानी पीई के बेसिस पे ये अंडर वैल्यूड है, बट बुक वैल्यू के बेसिस पे ये ओवर वैल्यूड है। तो अपने फाइनली किस जजमेंट पे आए कि ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, इसके लिए आपको डिटेल में सीखना होगा कि पीई क्या है, इंडस्ट्री पीई क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है। तो मैं आपको लेके चलता हूं अपने स्क्रीन पे, जिसमें मैं आपको पीई रेशियो क्या और इंडस्ट्री पी क्या ये सिखाता हूं। एग्जाम्पल के लिए अपनी कंपनी लेते हैं जिसका नाम है एबी लिमिटेड। एबी लिमिटेड, सपोज एबी लिमिटेड का मैं आप एक इनकम स्टेटमेंट बनाता हूं। ये इनकम स्टेटमेंट वाला क्या चीज है? इनकम स्टेटमेंट नॉर्मली एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी भी कंपनी की प्रॉफिट या लॉस बताती है, यानी इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इससे पता चल, ये अगर आपको जानना है तो आपको उसका इनकम स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। तो अगर मैं एबी लिमिटेड का इनकम स्टेटमेंट दिखाऊं आपको, तो मान लेते हैं इसका जो सेल है, इसका जो सेल है वो है 10 लाख रुपए का। इसका मतलब एबीसी लिमिटेड ने 10 लाख का सेल किया। इस 10 लाख कमाने के लिए इन्होंने जो खर्च किए हैं, खर्च एक्सपेंसेस किए हैं, वो सपोज 4 लाख के एक्सपेंसेस है। तो भाई 6 लाख का इन्होंने प्रॉफिट कमाया, 6 लाख का इन्होंने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। सिंपली इसका मतलब 10 लाख का सेल है, उस 10 लाख को कमाने के लिए 4 लाख का खर्चा हुआ है। तो 4 लाख का खर्चा माइनस करके 6 लाख का प्रॉफिट है। एकदम सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ, कॉमन लेमैन की तरह। अब इस प्रॉफिट को बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें भी और भी बहुत सारी चीजें माइनस होती है, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट में, अभी उसका बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिंपल बात कर रहा हूं। इसको अपने बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों है? क्योंकि आपने जो कमाया उस पे गवर्नमेंट को तो टैक्स भी देना पड़ेगा। क्या बिना टैक्स दिए गवर्नमेंट आपको माफ करेगी? बिल्कुल नहीं। तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो सपोज आपने 6 लाख में 6 लाख पे गवर्नमेंट को जो टैक्स देना पड़ा, इसलिए अपने इस प्रॉफिट को बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम माइनस करने जा रहे हैं गवर्नमेंट का टैक्स एक्सपेंसेस। सपोज आपने गवर्नमेंट को 1 लाख रुपया टैक्स दे दिया। गवर्नमेंट को 1 लाख टैक्स देने के बाद आपके हाथ में नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 लाख। इसको अपने बोलेंगे नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पीएटी का मतलब हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट। तो आपने 5 लाख का नेट प्रॉफिट कमाया। अब ये 5 लाख का नेट प्रॉफिट किसके लिए है? ये 5 लाख का नेट प्रॉफिट पे किसका हक है? इस पे हक है मालिक का, शेयर होल्डर का।
इसका मतलब जो भी कंपनी के मालिक है, उन मालिकों का इस 5 लाख पे राइट है, 5 लाख पे हक है। ये 5 लाख उन मालिकों में शेयर किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अब सपोज कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर, कंपनी में जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर नहीं, टोटल नंबर ऑफ शेयर, सॉरी। अगर मैं बात करूं कंपनी में टोटल नंबर ऑफ जो शेयर है वो 50,000 की है, 50,000 के शेयर है। ये 50,000 शेयर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो इस कंपनी का एक मालिक है, तो एक मालिक अगर है तो 5 लाख रुपए की नेट प्रॉफिट पूरे उस मालिक को जाएगा। बट मान लेते हैं इस कंपनी में एक नहीं, एक से ज्यादा मालिक है और हर मालिक के पास अलग अलग शेयर्स है। हर मालिक के पास अलग अलग शेयर्स है, किसी के पास 10 शेयर है, किसी के पास 20 शेयर है, किसी के पास इस कंपनी के 50 शेयर है, किसी के पास इस कंपनी के 20,000 शेयर है। तो ऐसे करके टोटल 50,000 शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट 50,000 है। तो ये कंपनी ने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया अपने 50,000 शेयर के ऊपर। तो अगर मैं आपसे पूछूं अर्निंग पर शेयर क्या हुआ, अर्निंग पर शेयर यानी एक शेयर की कमाई क्या हुई, जिसको अपने शॉर्ट में ईपीएस बोलेंगे, ईपीएस। तो ये निकलेगा 5 लाख अपॉन 50,000। तो ये आपका निकल के आता है 10 रुपए। इसका मतलब कंपनी ने एक शेयर पे 10 रुपए कमाया। कंपनी ने टोटल 50,000 शेयर पे 5 लाख कमाया, तो एक शेयर पे 10 रुपए कमाया, सीधा सा बात है। यानी इस कंपनी की जो कमाई है, इसको ईपीएस को अपने सिंपली डिनोट करते हैं ई से यानी ईपीएस बोलिए या ई बोलिए, बोथ आर सेम। तो कंपनी की जो अर्निंग है वो 10 रुपए पर शेयर है। अब मान लो 10 रुपए कमाने के लिए, इस कंपनी का जो प्राइस है, इस कंपनी का जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, वो चल रहा है 100 रुपीज का। यानी इस कंपनी का अगर आप शेयर बाय करते हो तो वो आपको 100 रुपीज में मिल रहा है। यानी 10 रुपया कमाने के लिए, इस कंपनी से 10 रुपया कमाने के लिए आपको 100 रुपया देना पड़ रहा है। इसका मतलब आप कितना टाइम्स ज्यादा दे रहे हो, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स ज्यादा। यू आर पेइंग 10 टाइम्स मोर टू बाय द शेयर ऑफ दिस कंपनी। तो इसको अपने बोलेंगे पीई रेशियो। तो दिस इज कॉल्ड पीई रेशियो। तो पीई रेशियो हो गया 100/10, दैट इज 10 टाइम्स। एकदम सिंपली मैंने आपको समझाया। पीई मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब प्राइस अर्निंग का कितना टाइम्स है। तो सर आप इस कंपनी से कमा रहे हो एक शेयर पे 10 रुपया, बट इस कंपनी की जो शेयर मिल रही है वो मिल रही है 100 रुपए की। यानी 10 रुपए कमाने के लिए आप 100 रुपया दे रहे हो, 10 रुपया कमाने के लिए 100 रुपया दे रहे हो, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आप 10 रुपया दे रहे हो। मतलब ये कंपनी 10 गुना ज्यादा महंगी है। तो 10 टाइम्स इज द पीई ऑफ दिस कंपनी। तो प्राइस अर्निंग का मतलब हो गया प्राइस अर्निंग का कितना गुना है। यानी प्राइस है 100 रुपया, अर्निंग है 10 रुपया, तो 100 रुपया 10 रुपया का कितना गुना है, 10 गुना है। यानी 100 रुपया 10 रुपया का 10 गुना है। 10 टाइम्स इसका पीई हो गया। तो पीई रेशियो, इसका मतलब ये कंपनी 10 टाइम्स ज्यादा महंगी है। अगर मान लो ये कंपनी से आप कमा रहे हो 10 रुपया और आप इसको खरीदने के लिए भी दे रहे हो 10 रुपया, इसका मतलब जितने की कमाई उतना रुपया देना पड़ रहा है। तो कंपनी 1 टाइम्स महंगी है। अगर मान लो कंपनी से आप कमा रहे हो 10 रुपया बट आप इसको दे रहे हो 20 रुपए, इसका मतलब ये कंपनी 2 टाइम्स महंगी है। अगर आप दे रहे हो 50 रुपया, 50 रुपए में शेयर बाई कर रहे हो, तो भाई ये कंपनी 5 टाइम्स महंगी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 100 रुपया दे रहे हो तो ये कंपनी 10 टाइम्स महंगी है। आई होप कि आपको पी रेशियो का मतलब समझ में आ गया। अब बात करते हैं ये इंडस्ट्री पीई क्या है। इंडस्ट्री पीई, इंडस्ट्री पीई का मतलब होता है कि जिस कंपनी आईटीसी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, आईटीसी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उस इंडस्ट्री में भी बहुत सारे कंपनीज होंगे। जैसे आईटीसी बना रही है सिगरेट, आईटीसी कंपनी, सॉरी मैंने अभी जो एग्जांपल यहाँ पे लिया था वो एबी लिमिटेड का लिया था। ठीक है, सपोज ये एबी लिमिटेड नहीं है, ठीक है चलो, सपोज एबी लिमिटेड जो है ये किस सेक्टर से, सपोज ये है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से, ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर से एबी लिमिटेड सपोज फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, ये मेडिसिन वगैरह बनाती है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं इंडस्ट्री पीई क्या है।
तो भाई ए बी लिमिटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, यानी ये मेडिसिन वगैरह बनाती है। तो इस इंडस्ट्री में क्या सिर्फ ए बी लिमिटेड अकेली कंपनी है? जी नहीं, इस इंडस्ट्री में ए बी लिमिटेड के अलावा भी बहुत सारी कंपनी है जो मेडिसिन बना रहे हैं। तो मैंने आपको इंडस्ट्री के बारे में बताया था कि बहुत सारे कंपनी जो सिमिलर टाइप्स के बिजनेस कर रहे हैं उनका ग्रुप को अपने इंडस्ट्री बोलते हैं। तो मान लो इस इंडस्ट्रीज में ए बी लिमिटेड के अलावा भी बहुत सारी कंपनी लाइक बी सी लिमिटेड है, डी ई लिमिटेड है, एक्स वाई लिमिटेड है। ये सारे कंपनीज मिलकर ये सारे कंपनी भी मेडिसिन बना रहे हैं। तो अगर पूरे इंडस्ट्री का पीई अगर आप लेते हो, पूरे इंडस्ट्री का पीई अगर आप लेते हो, तो इससे ये पता चलता है कि जिस इंडस्ट्री से ए बी लिमिटेड बिलोंग कर रहा है उस इंडस्ट्री में एवरेज पीई बाकी इंडस्ट्रियों का क्या चल रहा है, उस कंपनी में एवरेज पीई बाकी कंपनियों का क्या चल रहा है। इसका मतलब हो गया इंडस्ट्री पीई। सपोज इंडस्ट्री पीई यहां पे है 25 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल शब्दों में मैं बताता हूं, सपोज आपने सैमसंग का एक फोन खरीदा, सैमसंग का आपने फोन खरीदा, जिस फीचर्स के साथ अपने सैमसंग का फोन खरीदा उस फीचर्स के साथ उस फोन का प्राइस हो गया 20,000। बट सेम फीचर्स का अगर आप दूसरे कंपनियों की फोन खरीदते हो तो आपको एवरेज 15,000 का पड़ेगा। इसका मतलब आपने सैमसंग का फोन बाई किया 20,000 में, और सेम फीचर्स के साथ अगर आप दूसरे फोन बाई करते हो तो आपका एवरेज प्राइस 15,000 होता है। इसका मतलब आपने महंगा फोन बाई किया। तो सिमिलर मैनर में एबी लिमिटेड का पीई है 10 टाइम्स। एबी लिमिटेड जिस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रही है उस इंडस्ट्री का एवरेज पीई है 25 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि उस इंडस्ट्रीज में और भी बहुत सारे कंपनीज है, उन सारे कंपनी का जो एवरेज पीई निकाला गया है वो है 25 गुना। अब बताइए एबी लिमिटेड यहाँ पे सस्ती हुई कि महंगी कंपनी हुई? ऑब्वियसली एबी लिमिटेड यहाँ पे सस्ता कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी का पीई जो है वो इंडस्ट्री पीई से कम है। इस कंपनी का पीए 10 टाइम्स, इंडस्ट्री पीए 25 टाइम्स। तो इस बेसिस पे एबी लिमिटेड एक सस्ता कंपनी हुआ। ठीक है, तो सेम फोन वाला एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हो कि अगर आप सैमसंग का एक फोन खरीदते हो, आपको 20,000 रुपया पड़ा, बट सेम फीचर्स का अगर आप दूसरे कंपनी का फोन खरीदते हो लाइक रेडमी, वीवो, ओप्पो, तो आपको एवरेज 15,000 का प्राइस पड़ेगा। तो भाई सेम फीचर्स के लिए जहां 15,000 लग रहा था बट आपने उसके लिए 20,000 दिया, तो आपने महंगा फोन खरीदा। बट अगर मान लो सैमसंग का फोन आपको 20 की जगह 12 में मिल जाए और सेम फीचर्स वाले फोन दूसरे कंपनियां 15,000 चार्ज कर रही है, तो आपने सस्ता फोन खरीदा। तो सेम रूल अप्लाई ओवर हियर। इसका मतलब एबी लिमिटेड का पी है 10 टाइम्स। एबी लिमिटेड खरीदने के लिए आप 10 गुना ज्यादा महंगा दे रहे हो, बट उस जिस इंडस्ट्री से ये बिलोंग करती है उस इंडस्ट्री में एवरेज पीई है 25 गुना, यानी बाकी कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 25 गुना देना पड़ेगा। तो एबी लिमिटेड कंपैरेटिवली सस्ता हुआ कि महंगा हुआ? आप बताओ। तो एबी लिमिटेड कंपैरेटिवली सस्ता हुआ। तो मैंने आपको बताया पीई एंड इंडस्ट्री पीई के बारे में। तो आप देख सकते हो अभी तक मैंने आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन, पीई एंड इंडस्ट्री पी। अब मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में आपको सिखाऊंगा प्राइस टू बुक वैल्यू, आरओसी, आरओई। ये 3 टर्म्स मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगा। इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। मैं यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। मैं यहां पे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करता हूं। मैंने यहां पे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया। सपोज ये एक कंप्लीट कंपनी है। ये एक कंपनी है जिसका नाम है एबी लिमिटेड। ठीक है, ये पूरी एबी लिमिटेड है। मान लो इस कंपनी का आपने एक छोटा सा शेयर कर दिया, छोटा सा शेयर्स कर दिया, छोटा सा एक टुकड़ा कर दिया इस कंपनी का। शेयर्स मतलब छोटा सा शेयर्स कर दिया, छोटा सा एक टुकड़ा कर दिया। ये पूरी कंपनी एबी लिमिटेड है। इसका आपने ये वाला शेयर्स बाय किया छोटा सा। अब एक बात बताओ, जैसे जैसी कंपनी बड़ी होगी, कंपनी के पास जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी ग्रो करेगी, वैसे वैसे आपके शेयर्स भी बढ़ते जाएंगे। आप देख सकते हो जैसे जैसी कंपनी बड़ी होगी आपका शेयर्स भी बड़ा होते जाएगा। और अगर इस कंपनी को लॉस होने लगा, ये कंपनी प्रॉफिट के वजह लॉस कमा रही है, इसमें कुछ इंटरनल या एक्सटर्नल प्रॉब्लम होने लगा और ये कंपनी वैसे वैसी
इसका ग्रोथ कम होंगे, ये कंपनी छोटी होती जाएंगी, तो आपके शेयर प्राइस भी छोटे होते जाएंगे। इसका मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दोज कंपनी जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वाले कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली अगली पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा ROCE, ROE और अलग अलग पैरामीटर्स फंडामेंटल एनालिसिस के। तो इसके साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मस्ट कमेंट योर एनी डाउट्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो आप अपने से फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।